नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लास्ट 10 इयर्स के बच्चों नीट के क्वेश्चंस। ठीक है, सो नीट के पीवाईक्यूज हम लोग कर रहे हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2025 में बच्चों इस चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आए हैं, तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि इस चैप्टर से हर साल 4 to 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं नीट के अंदर। तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से। देखिए पहला क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पर वो है अपना फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या कहते हैं बच्चों? जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है वो प्यूबर्टी पर होती है और उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्की, है ना, मेनार्के। और हमें पता है जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होती है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। सो यहां पर अपना आंसर हो जाएगा बच्चों मेनार्क। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है यहां पर सॉल्व करना है। और मैंने जो आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है कि जो फीचर्स हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बच्चों अलग अलग मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सवाल 2025 में आया है, 2024 में भी यहां से सवाल आया है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहां पर हमें दिया हुआ है, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, यानी कि 3 मंथ्स। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि 3 मंथ्स में सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक्स। ये आंसर एनसीईआरटी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3 मंथ्स के लिए स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये बिल्कुल ही ठीक बात है। ठीक है, सो यहां पर बी जो है वो गलत हो गया है, ए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट पढ़िए, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, 1 मंथ में आपका जो है हार्ट बन के रेडी हो जाता है। और यही बच्चों क्या होता है, हार्ट का बनना जो है यही होता है अपना फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो, है ना। आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रोइंग एम्ब्रियो जो लिविंग है या नहीं है तो कैसे देख सकते हैं उसको? आप स्टेथोस्कोप से उसकी हार्ट बीट जो है वो चेक कर सकते हैं, हार्ट साउंड जो है आप चेक कर सकते हैं। सो ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है यहाँ पर। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ। ये भी बिल्कुल ठीक करेक्ट स्टेटमेंट है, डी ऑप्शन। और बच्चों इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर्स यहां पर ऑन हेड इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द 5th मंथ। तो वैसे भी ठीक है, अपीयरेंस ऑफ हेयर जो है हमें देखने के लिए मिलती है अपनी 5th मंथ के अंदर। सो यहां पर आपको मंथ का बिल्कुल ध्यान रखना है विद द फीचर। सो यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो इनकरेक्ट है और ए सी डी ई जो है वो अपना हो गया है करेक्ट। तो यहां पर जो आंसर बन जाएगा बच्चों वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए सी डी ई जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम बच्चों 2025 का क्वेश्चन है। देखिए हेड के पास क्या होता है बच्चों? हेड के पास 2 फीचर्स होते हैं, एक्रोसोम जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और मैम हेड के पास होता है अपना जेनेटिक मटेरियल। सो यहां पर हेड के पास आ जाएगा जेनेटिक मटेरियल। अगर मिडल पीस की बात करते हैं तो मिडल पीस के पास होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और वो हेल्प करते हैं एनर्जी जनरेशन में। ठीक है, एक्रोसोम के पास होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स टू पेनिट्रेट जोना एंड कोरोना। टेल क्या होता है बच्चों? टेल जो है वो हेल्पफुल होता है इन स्पर्म मोटिलिटी। तो यहां पर देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सो यहां पर ए का है 4, बी का अपना बन रहा है बच्चों 3 और सी का अपना यहां पर बन रहा है 1 और डी का बन जाएगा यहां पर 2। टेल इज इन्वॉल्व इन ये। सो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है, सी यहां पर है अपना आंसर। नेक्स्ट बच्चों 2025 का क्वेश्चन है अगेन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ध्यान से पढ़िए क्योंकि स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, देखिए द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गेमिटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर दैट ऑफ द मेल गेमिटोजेनेसिस। जो मेल के गेमीट बनने की जो प्रोसेस है वो लेट स्टार्ट होती है, लेकिन फीमेल की रिडक्टिव डिवीजन जो है वो जल्दी स्टार्ट होती है। रिडक्टिव डिवीजन से बच्चों यहां पर मतलब है मियोसिस। तो ये सही बात है, जो हमें पता है जो फीमेल्स में मियोसिस वाली प्रोसेस होती है बच्चों वो कब स्टार्ट हो जाती है? वो तो मैम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेट में ही स्टार्ट हो जाती है। तो जो अपना पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। यहां पर हमसे करेक्ट पूछा गया है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है, इजी। तो इसका मतलब बच्चों पहला स्टेटमेंट जो है वो अपना बिल्कुल ही करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। हमें पता है फीमेल्स के अंदर तो मैम मियोसिस 1 पहले ही स्टार्ट हो गया है जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है,
और फिर मियोसिस 1 आकर कंप्लीट होता है प्यूबर्टी पर, फिर मियोसिस 2 स्टार्ट होता है और वो जाकर कंप्लीट होगा तब जब स्पर्म उसके अंदर जो है सेकेंडरी oocyte के अंदर स्पर्म एंटर करेगा, तब जाकर उसका मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होगा। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि मेल्स में जो मियोटिक डिविजन्स हैं वो बहुत ही शॉर्टर होते हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। नहीं बच्चों, जो अपनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है वो कब बनती है, जब प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में टूटता है। तो यहां पर ये हो जाएगा गलत, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH सर्ज लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। नहीं बच्चों, ये भी हमें पता है, LH सर्ज से कभी भी एंडोमेट्रियम का कुछ नहीं होता है, यहां पर होती है ओव्यूलेशन। तो जो LH सर्ज है उसकी वजह से मैम जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होता है आउट ऑफ द ओवरी। सो यहां पर जो अपना C और D स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो यहां पर जो आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा A एंड B आर करेक्ट। सो A एंड B आर ट्रू। सो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर C, ठीक है, C ऑप्शन जो है वो अपना आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, twins are born to a family that lives next door to you, ठीक है, the twins are a boy and a girl, which of the following must be true। एक लड़का है और एक लड़की है। देखिए अभी हम पढ़ के आए हैं इसको लेक्चर्स में, they were conceived through in vitro fertilization। ऐसा कुछ नहीं है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि एक लड़का होगा एक लड़की होगी, वहां पे तो सब कुछ पता नहीं है, ठीक है। दे हैव 75% ऑफ जेनेटिक कंटेंट आइडेंटिकल, नो नो नो, ऐसा भी कुछ नहीं होता है बच्चों। दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है उनका सेक्स क्या होता है बच्चों, दे हैव सेम सेक्स, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने हैं। सो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों कौन सा, यहां पर आंसर बन जाएगा दे आर फेटर्नल ट्विंस या फिर दे आर डाइजाइगोटिक ट्विंस। ये ऐसे ट्विंस हैं जो अलग अलग किससे बने हैं बच्चों, अलग अलग जाइगोट से बने हैं, और वो अलग अलग जाइगोट जो हैं वो अलग अलग एग और अलग अलग स्पर्म के बाद बने हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। तो यहां पर आंसर बन जाएगा फेटर्नल ट्विंस। चलिए नेक्स्ट बच्चों 2024 का क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R। assertion A में आपको लिख के बताया गया है बच्चों, breast feeding during initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing a healthy baby। बिल्कुल सही बात है। रीजन में यहां पर दिया गया है बच्चों, आपको हमें पता है जो इनिशियल डेज में मदर की मेमोरी ग्लैंड से बच्चों जो मिल्क सिक्रीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम। सो कोलेस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज, जैसे कि एंटीबॉडी A एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी। ये भी बिल्कुल सही बात है। और बच्चों अगर आप ध्यान से यहां पर देखें कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है डॉक्टर्स को रिकमेंड क्यों करते हैं, क्योंकि उस कोलेस्ट्रम के अंदर एंटीबॉडीज होती है, वो बेबी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है। तो बिल्कुल ही यहां पर जो रीजन है वो करेक्ट है। इसका मतलब A एंड B assertion A and reason R are correct, true, and R is the correct explanation of बच्चों A। So यहां पर जो आंसर बनेगा बच्चों इस क्वेश्चन का वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज assertion A and other is labeled as reason R। देखिए assertion A में आपको दिया गया है बच्चों FSH एक्ट्स ऑन ओवेरियन फॉलिकल, बिल्कुल ठीक बात है फीमेल्स के अंदर, क्योंकि इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम ही है मैम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है मैम ये ओवरी के स्ट्रोमा में पड़े हुए जो फॉलिकल्स हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम होता है इसका। तो बिल्कुल ठीक बात है। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि मेल्स में ये लेडिग सेल्स को स्टिमुलेट करता है ना बच्चों, ऐसा नहीं है। हमें पता है LH जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है मैम मेल्स के अंदर वो स्टिमुलेट करता है लेडिग सेल्स को। जो FSH है वो किसको स्टिमुलेट करता है बच्चों, FSH जो है मैम वो स्टिमुलेट करता है अपनी सर्टोली सेल्स को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो यहां पर ये सेकेंड हाफ जो है वो हो गया है इस क्वेश्चन का रॉन्ग। इसका मतलब assertion A तो बच्चों पक्का से फॉल्स हो गया है क्योंकि इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीटली करेक्ट है। रीजन में आपको दिया गया है ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन, बिल्कुल ठीक बात है इन फीमेल, वाइल इंटरस्टिशियल सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन्स इन मेल ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। ये क्या है बच्चों, इंटरस्टिशियल सेल का मतलब है लेडिग सेल्स,
इंटरस्टिशियल सेल्स मैम बोलते हैं लेडिक सेल्स को, क्योंकि लेडिक सेल्स जो है वो पड़ी होती है इंटरस्टिशियल स्पेसिस के पास, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और वहीं पे पड़ी हुई है इंटरस्टिशियल सेल्स, उन्हीं का नाम है लेडिक सेल्स। तो ये बच्चों स्टेटमेंट अपना जो रीजन वाला है ये करेक्ट है, बट असर्शन ए इज फॉल्स। तो यहां पर आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट 2024 का क्वेश्चन है बच्चों, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट 1 और 2 आपको यहां पर दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स है। देखिए, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बिल्कुल ठीक बात है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। हाइमेन इज टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टस ओनली, ये गलत है बच्चों, ये गलत हो गया है ना, क्योंकि हमें पता है कि मैम जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वार्टस पे ये ब्रेक होगी। कई बार ऐसा होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, आपका फर्स्ट क्वार्टस हो गया है, लेकिन जो हाइमेन है वो ब्रेक नहीं हुई है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी फीमेल का अभी तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, बट उसकी जो है किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से, किसी और कारण की वजह से जो है उसकी हाइमेन ब्रेक हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फर्स्ट क्वार्टस पर ही जो है ये ब्रेक होगी। इसका मतलब यहां पर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट पर स्टेटमेंट 2 इज बच्चों इनकरेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एज स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, है ना। सो यहां पर जो आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा आपका बी, ठीक है। तो ध्यान से देखते हुए चलिए नेक्स्ट, अगेन स्पर्मेटोजेनेसिस से क्वेश्चन है। देखिए, हमें पता है यहां पर आपको दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, ABCD आपको ढूंढने हैं इस फ्लो चार्ट में से विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए, अगर हम बात करते हैं GnRH की बच्चों, ये हार्मोन कहां से रिलीज होता है? ये हार्मोन जो है मैम वो प्यूबर्टी पर रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, और ये जाकर एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर बच्चों, और एंटीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज करवाता है 2 हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स है बच्चों? LH जो कि है अपना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और यहां पर दूसरा जो हार्मोन है बच्चों जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इन दोनों हार्मोन्स को FSH और LH को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इन दोनों को हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स, क्योंकि ये गोनाड्स पर एक्ट करते हैं, या तो ओवरी पर या फिर टेस्टिस पर। लेकिन यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम कंसीडर करेंगे किसे बच्चों? यहां पर हम कंसीडर करेंगे मेल के केस में टेस्टिस को। देखिए, FSH जो है बच्चों वो किस पर एक्ट करता है? FSH जो है वो एक्ट करता है मैम अपना सर्टोली सेल्स के ऊपर, और सर्टोली सेल से निकलते हैं कुछ फैक्टर्स। ये फैक्टर्स जो हैं बच्चों वो किस चीज में इंपॉर्टेंट होते हैं? वो फैक्टर्स मैम जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। जो लास्ट स्टेप होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहां पर बात करते हैं बच्चों LH की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है मैम ये एक्ट करता है अपना लेडिग सेल्स के ऊपर। लेडिग सेल्स सिक्रीट करती हैं मैम एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन्स आर इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ठीक है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसमें यहां पर इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, ए क्या हो गया बच्चों? ए हो जाएगा अपना FSH, बी क्या हो जाएगा बच्चों? लेडिग सेल्स, सी क्या हो जाएगा? सर्टोली सेल्स, और यहां पर डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। आई होप अब आपको स्पर्मियोजेनेसिस बिल्कुल ही क्लियर है। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है मैम स्पर्मेटिड्स का जो कि एक नॉन मोटाइल स्टेट है उसका एक मोटाइल स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म्स जो कि होते हैं अपने मोटाइल इस तरीके से, है ना, और ये होते हैं अपने नॉन मोटाइल। सो यहां पर आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हमने पढ़े हुए हैं बच्चों। जो फर्स्ट पार्ट है विच इज नियर टू द ओवरी इज इनफंडिबुलम, उसके बाद जो लंबा सा पार्ट है बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला, और लास्ट में जो नैरो पार्ट है जो फर्दर लीड कर जाता है यूट्रस में उसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। सो यहां पर आंसर हो जाएगा बच्चों यूट्राइन फंडस, क्योंकि यूट्राइन फंडस इज नॉट द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस, नाम से ही पता चल रहा है उसके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल? फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके रिस्पेक्ट में यहां पर क्या सही है और क्या गलत है ये आपको बताना है। देखिए, इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। ये किसकी बात कर रहा है? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, नॉन प्राइमेट मैमल्स। ये भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया। अगर हम बात करते हैं प्राइमेट मैमल्स की,
उनके अंदर होती है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन प्राइमेट मैमल्स की, उनके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है बच्चों ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सही स्टेटमेंट है। सेकंड आपको बोला गया है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। ये गलत है बच्चों, मेनार्के कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मैम मेनार्के। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको मेनार्के बोलते हैं। तो यहां पर बी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल ठीक बात है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्के एंड मेनोपॉज, ये भी बच्चों एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन चलती रहती है, मेनार्के से स्टार्ट होती है और मेनोपॉज पर जाकर खत्म होती है। तो यहां पर आंसर होगा बच्चों ए सी डी, ए सी और डी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए और रीजन आर। एसर्शन ए में बच्चों देखिए क्या लिखा गया है। एसर्शन ए में लिखा गया है एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि इम्प्लांटेशन का मतलब ही मैम ये होता है कि जब हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जाकर एम्बेड हो जाता है किसके अंदर? एंडोमेट्रियम के अंदर। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों, ये एसर्शन करेक्ट है। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates, that causes disintegration of endometrium. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस लुटियम जो है वो डीजनरेट कर जाएगा और फाइनली जो है अपनी एंडोमेट्रियम वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। स्टेटमेंट तो ये सही है, लेकिन अगर हम इन दोनों को रिलेट करके देखते हैं बच्चों, ये यहां पर इसका रीजन नहीं है ना, रीजन नहीं है। एंडोमेट्रियम जरूरी है इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के लिए, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लुटियम नहीं, इसका रीजन नहीं है, बट स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। इसका मतलब ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां पर आंसर बनेगा बच्चों ए अपना। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। यहां पर आंसर क्या बन गया है? यहां पर आंसर बन गया है अपना ए। दोनों इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, वो उसका रीजन नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, दोनों स्टेटमेंट में यही देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो अपना करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो अपना इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है बच्चों, वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। बिल्कुल ठीक बात है, ये वास्ट डिफरेंस जो है वो इस तरीके से गई थी, लूप ओवर किया था उसने एब्डोमिनल रीजन में ब्लैडर के ऊपर से, और यहां पर एक अपनी डक्ट थी इस तरीके से जिसको हम लोग बोल रहे थे सेमिनल वेसिकल, है ना, ये आकर इसमें जुड़ती है और फाइनली ये किसमें लीड करती है बच्चों? फाइनली मैम ये बनकर इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्म में ये बनकर पहुंचती है यूरेथ्रा के अंदर। तो शायद यही लिखा हुआ है, द वास्ट डिफरेंस रिसीव्ड अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 आपको दिया गया है बच्चों, द कैविटी ऑफ द यूट्रस इज सर्विकल कैनाल। ऑफ कोर्स करेक्ट है। विच अलोंग विद विजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहां पर जो दोनों स्टेटमेंट है बच्चों दे आर करेक्ट। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बच्चों, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड? कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स चाहिए 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए? देखिए पहले इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। हमें पता है जो अपना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो डिप्लॉयड होता है कि हैप्लॉयड? दैट इज अ हैप्लॉयड सेल। और हमें पता है इसके अंदर होती है मैम मियोटिक डिवीजन 2, मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद यहां पर बनते हैं बच्चों कितने स्पर्मेटिड्स? यहां पर बनते हैं मैम एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे 2 स्पर्मेटिड। और फर्दर डिफरेंशिएशन के बाद बच्चों यहां पर डिफरेंशिएशन होगी, कुछ चेंजेस होंगे इसके अंदर और यहां पर बन जाएंगे इनसे अपने 2 अलग अलग स्पर्मेटोजोआ। एक स्पर्मेटिड जो है वो एक स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब यहां पर हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है, जो स्पर्मेटोजोआ है उसका नंबर डबल है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो आपको अगर स्पर्मेटोजोआ बनाने हैं 400 मिलियन, सो आपको 200 मिलियन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहां पर चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमें क्लियर है कि 2 स्पर्मेटोजोआ हमें मिल रहे हैं एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बच्चों। ठीक है, चलिए 2022 का क्वेश्चन है बच्चों, अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टेंस। मतलब आपको ब्रेस्ट से लेके और दूर जाते हुए इस तरीके से, है ना, मतलब आपको अंदर से बाहर की तरफ जो है वो स्ट्रक्चर्स को बताना है।
अब मैंने आपको ये चीज ट्रिक से करवाई है, ट्रिक से आप करेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। लाट दाल है ना, हमने ऐसी कुछ ट्रिक पढ़ी थी। सबसे पहले होते हैं बच्चों मेमोरी लोब, मेमोरी लोब के बाद होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल जिनको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली, एल्वियोली के बाद होती है बच्चों मेमोरी टिब्यूल, और मेमोरी टिब्यूल जो होती हैं एक लोब की वो जुड़कर बनाती हैं क्या बच्चों, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट जो है वो फर्दर लीड करती हैं बच्चों मेमोरी एम्प्यूला में, और फाइनली जो ये मेमोरी एम्प्यूला है ये जाकर ओपन अप होते हैं अपनी लेक्टिफेरस डक्ट में, लेक्टिफेरस डक्ट। तो आपको ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। सो यहां पर आपको लोब नहीं दिया हुआ है, एल्वियोली दिया हुआ है, उसके बाद आपको टिब्यूल दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आपको दी हुई है बच्चों मेमोरी डक्ट, डक्ट के बाद एम्प्यूला, और यहां पर है लास्ट में लेक्टिफेरस डक्ट। सो सी ई एक ही ऑप्शन में, आगे भी देख लेते हैं बच्चों, ए डी बी है ना। सो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, given below are two statements, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R। assertion और reason का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इज इंक्रीज्ड इन अ मैटरनल ब्लड। हमने पढ़ा था क्लास में बच्चों, बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो उनका नंबर जो है, उनका अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोलैक्टिन के बारे में, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में, थायरॉक्सिन के बारे में, एस्ट्रोजन के बारे में, और कोलेस्ट्रॉल के बारे में, है ना, कॉर्टिसोल, सॉरी नॉट कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोल, है ना, ये इनके बारे में हमने पढ़ा था कि इनका अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या रोल होता है बच्चों, थायरॉक्सिन हार्मोन का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है इन मेटाबॉलिक चेंजेस। सो प्रेगनेंसी इज कैटेगराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, क्योंकि मदर को जो है बच्चे को भी फीड करना है और खुद की बॉडी के लिए तो उसको फूड चाहिए ही चाहिए। सो यहाँ पर बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं मदर की बॉडी के अंदर, इसलिए यहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर असर्शन ए भी करेक्ट है, रीजन आर भी करेक्ट है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर बच्चों आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि यहां पर जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। आपने, अगर आपको याद है थायरॉक्सिन हार्मोन के आपको फंक्शंस बच्चों, तो हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ रखा है कि ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सबके मेटाबॉलिज्म में यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, 2022 का क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बिल्कुल करेक्ट है लेकिन oogenesis के लिए वो गलत है। चलिए देखते हैं। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गेमीट्स, ये तो दोनों के लिए ठीक है बच्चों, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में भी स्पर्म्स बनते हैं हेप्लॉइड, और यहां पर oogenesis में बच्चों हेप्लॉइड गेमीट्स बनते हैं ओवम, ठीक है, ये दोनों के लिए करेक्ट है। डिफरेंशिएशन ऑफ गेमीट occurs after completion of meiosis। मियोसिस कंप्लीट होने के बाद बच्चों हमने देखा था कि मैम जो अपने स्पर्मेटिड है उनमें डिफरेंशिएशन होती है और स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। सो ये सिर्फ हमें देखने के लिए मिलता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, नॉट इन oogenesis। oogenesis में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन बच्चों नहीं होता है। सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है मियोसिस अकर्स कॉन्टिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल। ये बिल्कुल ठीक बात है, जो मियोसिस है वो कॉन्टिन्यूअसली होता है, यहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। इट इज कंट्रोल्ड बाय LH एंड FSH सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ऐसा तो बच्चों दोनों में होता है ना। आपको पता है प्यूबर्टी जब हिट करती है तो GnRH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, और दोनों के केस में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिलीज होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है बच्चों वो भी वहां पर रिलीज होता है। तो ये दोनों के लिए करेक्ट है। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पर हमें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट होता है, बट oogenesis जो है वो तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनिशिएट हो चुका है। तो यहां पर जो आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा अपना, कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है लेकिन oogenesis के लिए वो है अपने गलत। तो यहां पर आंसर हो जाएगा BCE डी, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है बच्चों, क्योंकि BCE जो है वो सिर्फ वो वाली स्टेटमेंट जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है लेकिन oogenesis के लिए वो सही नहीं है। चलिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड 2, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों। देखिए स्टेटमेंट 1 एंड 2, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस टिब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन।
ठीक बात है। स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि मैम जो अपने स्पर्म्स हैं वो फाइनली कहाँ जाते हैं, इस तरीके से हमें पता है ये है अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां पर अंदर होती है मैम जर्म सेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और यहां पर होती हैं इस तरीके से सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो है वो न्यूट्रिशन देने वाली सेल होती हैं। बच्चों स्पर्मेशन का क्या मतलब होता है, स्पर्मेशन का मतलब होता है मैम जो स्पर्म्स हैं उनके हेड जो है वो इस तरीके से सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। स्पर्मेशन का मतलब है ये जब अपने हेड को यहां से बाहर निकालते हैं और इस तरीके से इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आ जाते हैं। ये क्या है बच्चों, सेंटर। सेंटर में जो खाली जगह है उसको बोलते हैं हम लोग ल्यूमेन ऑफ या कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है बच्चों स्पर्मिएशन। सो ये बिल्कुल करेक्ट है, पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ल्यूमेन, बेटर टू राइट ल्यूमेन और कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। नहीं बच्चों, हमें पता है कि मैम इसको तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब तो ये होता है कि स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स का बनना फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। तो यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी विल बी द आंसर बच्चों फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। हाँ जी, oogenesis का जो प्रोसेस है बच्चों वो कब स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है अपना अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। जब एक गर्ल जो है वो भी एम्ब्रियो ही है तभी स्टार्ट हो जाता है। रिसेप्टर्स फॉर द स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट इन, बच्चों किसमें प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा। अगर आपको स्ट्रक्चर यहां पर अच्छे से याद है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर हमें पता है ये एक स्ट्रक्चर है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte की जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग बोलते हैं वाइटलिन मेम्ब्रेन। बाहर जो स्पेस होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, उस स्पेस को मैम हम लोग बोलते हैं पेरीवाइटलिन स्पेस। और बाहर इस तरीके से एक नॉन सेलुलर लेयर जो है वो प्रेजेंट है जो ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। सो यहां पर ये है बच्चों अपना सेकेंडरी oocyte, ये है बच्चों अपनी वाइटलिन मेम्ब्रेन, ये पिंक कलर से जो बनाई है वो है जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा और वाइटलिन मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं पेरी विटलिन या वाइटलिन स्पेस। ठीक है, सो हमें पता है जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, जो स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं वो जोना पेल्यूसिडा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब एक स्पर्म आकर इस जोना पेल्यूसिडा को टच कर देगा बच्चों क्या होगा, उसके बाद इसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, वाइटल मेम्ब्रेन है, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि मैम अब कोई दूसरा स्पर्म जो है वो जोना से एंटर नहीं कर सकता। ये जो पहला स्पर्म है जिसने जोना पेल्यूसिडा को टच किया है वही एंटर करने वाला है इस मेम्ब्रेन के अंदर। और एक बार ये मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर गया, इस मेम्ब्रेन में, वाइटल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि दूसरा स्पर्म जो है वो आ नहीं सकते, इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। तो जो रिसेप्टर्स है वो कहां पड़े हुए हैं बच्चों, जो रिसेप्टर्स हैं वो अपने पड़े हुए हैं मैम इस तरीके से, कहां पर, वो अपने पड़े होते हैं इस तरीके से जोना पेल्यूसिडा के ऊपर रिसेप्टर्स। ठीक है, सो ये बात हमें ध्यान रखनी है, हमारी एनसीईआरटी में भी ये चीज लिखी हुई है आराम से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हमने कहां से पढ़ा है बच्चों, रिलैक्सिन हमने पढ़ा है कि मैम ये रिलीज होता है ओवरी से और ये रिलीज होता है प्लेसेंटा से। एनसीईआरटी में प्लेसेंटा का तो कहीं जिक्र नहीं किया गया है, एक बार देख लेते हैं। ग्राफिन फॉलिकल यहां पर लिखा गया है, फीटस लिखा गया है, यूट्रस लिखा गया है और कॉर्पस लूटियम। सो बच्चों बेटर आंसर विल बी कॉर्पस लूटियम, क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए, हमें पता है जब पार्चुरेशन इनिशिएट होता है तो बच्चों बहुत सारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इसके बारे में हमें पता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है कि बच्चों जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एस्ट्रोजन। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की बच्चों, प्रेगनेंसी में ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशो है बच्चों, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो रेशो है ये कैसा होता है, ये होता है कम।
प्रेगनेंसी में। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत 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 ज्यादा हाई होता है इन कंपैरिजन टू एस्ट्रोजन। लेकिन अगर हम पार्चुरेशन की बात करते हैं बच्चों, पार्चुरेशन के टाइम पर ये रेशो बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का जो अमाउंट है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस देखने के लिए मिलती हैं। तो ये रेशो इज वेरी 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 हाई। ठीक है, सो ऐसा भी देखने के लिए मिलता है। और यहां पर सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होती है। फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है बनाता है। ये भी सही है, ये भी सही है। आपसे पूछा गया है नॉट, है ना, इनमें से कौन सा है जो पार्चुरेशन को इनिशिएट नहीं करता है? तो आंसर विल बी बच्चों प्रोलैक्टिन। देखिए, अगर आपको नहीं भी पता था ये दोनों ऑप्शंस तो आप ऑड वन आउट कर सकते थे। आपको पता है प्रोलैक्टिन का पार्चुरेशन में कोई भी रोल नहीं है। प्रोलैक्टिन का मतलब होता है इट इज मेंट फॉर मिल्क सिक्रीशन, मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क को बनवा देना, ये काम होता है प्रोलैक्टिन का। तो वैसे भी बच्चों यहां पर आंसर क्या बनना था? यहां पर आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है बच्चों, चलिए मैच करते हैं। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं बच्चों? प्लेसेंटा से रिलीज होता है एससीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का काम होता है लुब्रिकेशन ऑफ पीनस। सो सी का 4 देख लेते हैं किसमें। सी का 4 बच्चों 2 ऑप्शंस में है और ए का 2। ठीक है, यहां पर आंसर बन जाएगा ये। तो अगर जल्दी करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस आप मैच कर सकते हैं। जोना पेलुसिडा क्या है बच्चों? इट इज अ लेयर ऑफ ओवम एंड लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? लेडिक सेल्स सिक्रीट करते हैं अपने एंड्रोजन्स। तो डी का हो जाएगा अपना 1। सो ऑप्शन सी इज बच्चों करेक्ट, सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हेप्लॉइड सेल्स। तो यह आपको ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है जिसकी सेल्स जो है हेप्लॉइड है। प्राइमरी oocyte बच्चों डिप्लॉइड होता है, सेकेंडरी oocyte जो है हेप्लॉइड होता है, स्पर्मेटिड जो है वो भी हेप्लॉइड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हेप्लॉइड है, फर्स्ट पोलर बॉडी हेप्लॉइड है, ओवम भी हेप्लॉइड है। इसका मतलब यहां पर आंसर तो होना चाहिए ऑप्शन बी। और भी देख लेते हैं बच्चों। स्पर्मेटोगोनिया जो है बच्चों वो डिप्लॉइड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो भी डिप्लॉइड है, स्पर्मेटिड जो है वो हेप्लॉइड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की अगर बात करते हैं बच्चों, अगेन इट इज डिप्लॉइड, दिस वन इज हेप्लॉइड एंड सेकंड पोलर बॉडी इज हेप्लॉइड। तो यहां पर आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज इसमें सारे के सारे हेप्लॉइड सेल्स दिए हुए हैं, ओवम, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है बच्चों। ओवरी, प्लेसेंटा, कॉर्पस लूटियम, लेडिक सेल्स। देखिए, अगर प्लेसेंटा की बात करते हैं तो प्लेसेंटा से रिलीज होगा अपना ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एचसीजी। अगर लेडिक सेल्स की बात करते हैं तो यहां से रिलीज होगा बच्चों अपने एंड्रोजन्स। तो मैच करके देखते हैं बी का 1 और डी का 3, बी का 1 एंड डी का 3। तो ये एक ही ऑप्शन में हमें देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, कॉर्पस लूटियम क्या हो जाएगा बच्चों? सी का हो जाएगा। कॉर्पस लूटियम से यहां पर निकल रहा है बहुत सारा प्रोजेस्ट्रॉन, ये भी हमें पता है, हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। और ओवरी से निकलता है बच्चों प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन बोथ। ठीक है, ओवरी से क्या रिलीज होता है? ओवरी से दोनों हार्मोन्स निकलते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which of the following hormone levels will cause release of ovum from the Graafian follicle? हमें पता है 14th day of menstrual cycle पर बच्चों क्या होता है? 14th day of menstrual cycle पर मैम जब ओव्यूलेशन होता है, सो यहां पर हमें बहुत सारे हॉर्मोन्स की पीक देखने के लिए मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बच्चों एलएच सर्ज। एलएच सर्ज होने के कारण ही ओव्यूलेशन होता है। एलएच सर्ज का मतलब होता है ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अपना एलएच है उसका अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और साथ ही साथ बच्चों यहां पर हमें एफएसएच की पीक भी देखने के लिए मिलती है। अगर आपने उस डायग्राम को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बहुत अच्छे से किया हुआ बच्चों, तो वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मैम वहां पर एस्ट्रोजन की भी पीक है। ठीक है, तो देखते हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा आंसर यहां पर हमें दिया हुआ है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन का तो प्रेगनेंसी में रोल है, ओव्यूलेशन में यहां पर इसका कोई रोल नहीं है। लो सिक्रीशन ऑफ एलएच, नहीं, हमने एलएच सर्ज पढ़ा हुआ है तो लो तो नहीं होगा। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफएसएच, तो भी ये भी आंसर नहीं होगा। और यहां पर इनडायरेक्ट आंसर दिया हुआ है बच्चों हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। सो यहां पर ये हो जाएगा अपना बेस्ट आंसर। या तो आपको दिया होता कि एलएच ज्यादा होता है या आपको दिया होता कि एफएसएच ज्यादा होता है, बट आपको दोनों ऑप्शंस में लो लो दिया हुआ है, इसलिए आप आंसर विल भी क्या बच्चों? इसलिए आंसर हो जाएगा कि एस्ट्रोजन की हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो है यहां पर ओव्यूलेशन इंड्यूस हो रही है। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी।
मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte कंप्लीटेड। बच्चों हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने थ्योरी में ये पढ़ा हुआ है कि जो ये अपना सेकेंडरी oocyte होता है, जब इसके अंदर मैम स्पर्म एंटर कर जाता है, स्पर्म अपना न्यूक्लियस जो है वो छोड़ देता है यहां पर, तब यहां पर मियोसिस 2 जो है इस सेकेंडरी oocyte का कंप्लीट होता है। आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, आफ्टर द आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, ये ओवम बन जाता है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी बच्चों। दोनों के न्यूक्लियस क्या होंगे, तभी दोनों के न्यूक्लियस जो है फ्यूज होंगे। देखते हैं, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन नो, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन नो, उसके बाद तो बहुत कुछ होता है। एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद ओवम, ये हो सकता है, बट देखते हैं प्रायर टू ओव्यूलेशन, ये भी नहीं हो सकता। तो यहां पर अगर हम बात करें, वैसे तो बहुत ज्यादा परफेक्ट आंसर नहीं है बच्चों, अगर परफेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं तो परफेक्ट आंसर क्या होता है यहां पर, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। बट यहां को आपको नियरेस्ट आंसर आपके पास यही है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद अ ओवम। जब एक स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज करता है, तभी यहां पर मियोटिक डिवीजन 2 जो है वो कंप्लीट होता है अपने सेकेंडरी oocyte का। ठीक है, तो बेस्ट आंसर ढूंढना है। इन ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व। बच्चों क्या देखा था हमने ये देखा था कि ज्यादातर जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो बन गए हैं। तो बच्चों ऑप्शंस पढ़ने से बेटर है आप क्या करें, आप इस क्वेश्चन को इतना अच्छे से कर लीजिए कि आप डायरेक्टली इसको कर पाए एग्जाम में, बहुत ज्यादा ऑप्शंस में आपको ना जाना पड़े। फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाता है, सेकंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट बन जाती हैं, थर्ड मंथ में सारे के सारे जो मेजर ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं, फिफ्थ मंथ में जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है फीटस की, और साथ ही साथ जो है वो अपीयरेंस ऑफ हेयर हो जाती है ऑन हेड, और 6 मंथ में बच्चों पूरी बॉडी पे फाइन हेयर्स देखने के लिए मिलते हैं, आई लैशेस बन जाती हैं और आईलिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और 9 मंथ तक जो है वो एक फीटस जो है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। तो ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आंसर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल। करेक्ट सीक्वेंस बतानी है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटिटेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट। ये मुझे ठीक लग रही है सीक्वेंस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर इनगुइनल कनाल। आपको क्या पूछा है, आपको स्पर्म का ट्रांसपोर्ट पूछा है बच्चों, इनगुइनल कनाल का कुछ लेना देना है ही नहीं इससे, तो ये सारी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। इंग्विनल कैनाल बेसिकली वो कैनाल होती है बच्चों जिससे अपनी वास डिफरेंस जो है वो वहां से टेस्टिस से निकल के कहां पहुंचती है, एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है, तो इसमें स्पर्म्स कभी जाते ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये हमने पढ़ा हुआ, ये करेक्ट पाथ है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद हमने एक ट्रिक से यहां पर याद किया था, रीड, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, और फाइनली इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में कोई नई फॉलिकल्स क्यों नहीं डेवलप होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन, ऐसा कुछ नहीं है, फॉलिकल्स तो हमेशा होती हैं। एफएसएच लेवल्स आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, नो बच्चों एफएसएच का लेवल तो कम होता है। एलएच लेवल्स आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, ये भी कम होता है। बोथ एफएसएच एंड एलएच लेवल्स आर लो इन द ल्यूटियल फेज, इसीलिए बच्चों, इसीलिए, है ना, कोई नई फॉलिकल जो है वो इसलिए डेवलप नहीं होती क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है बच्चों वो दोनों ही लेवल में क्या है, कम है ड्यूरिंग द लूटियल फेज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स। हाँ जी, सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो कब बनती है या कब एग में से बाहर निकलती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, before the entry of sperm into ovum, no. Simultaneously with first cleavage, no. After the entry of sperm but before fertilization, बिल्कुल सही बात है बच्चों, वही बात कर रहा है, वही क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब ऐसा होता है कि अपना जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट हो गया है। मतलब ये क्या है, सेकेंड पोलर बॉडी का क्या मतलब बच्चों, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है मैम अपनी मियोसिस 2 के कंप्लीशन पर। और मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है बच्चों, मियोसिस 2 तब कंप्लीट होगा मैम जब स्पर्म जो है वो एंटर कर जाएगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। सो करेक्ट आंसर इज आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म्स बिफोर फर्टिलाइजेशन जो है वो सेकेंड पोलर बॉडी हमें देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट,
आपसे पूछा गया है बच्चों करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, तो ये पूरा का पूरा आपको बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके स्टेप्स यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहले होता है बच्चों गेमेटोजेनेसिस, गेमीट्स बनते हैं, फिर गेमीट्स का ट्रांसफर होता है, फिर सिनगेमी होती है, मेल और फीमेल गेमीट जो है वो जुड़ते हैं, फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है बच्चों, उसमें बहुत सारी सेल डिविजन्स होती है, माइटोटिक डिविजन्स, जिनको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। और क्लीवेज के बाद क्या होता है बच्चों, क्लीवेज के बाद होती है सेल डिफरेंशिएशन। बहुत सारी जो सेल्स हैं मैम वो अपने आप को रीअरेंज करती हैं और यहां पर बनती हैं बहुत सारी जर्म लेयर्स, ये होता है, सही बात है। और लास्ट में बच्चों ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, यहां पर डेवलप होते हैं बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स। सो ये जो हमारी वो है ना बच्चों जर्म सेल्स हैं, जर्म लेयर्स हैं, यही फाइनली अलग अलग ऑर्गन्स को जन्म देती हैं। ठीक है, तो ये मुझे सीक्वेंस बिल्कुल ठीक लग रही है। ठीक है, ये सही है। गेमेटोजेनेसिस, गेमीट ट्रांसफर, सिनगेमी, जाइगोट, सेल डिवीजन, ऑर्गेनोजेनेसिस, नहीं ये बाद में नहीं होता, ये गलत है। सेल डिफरेंशिएशन पहले होगा, जर्म लेयर्स पहले बनेंगी, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, बाद में ऑर्गन्स बनते हैं। गेमेटोजेनेसिस, सिनगेमी, गेमीट ट्रांसफर नहीं, गेमीट ट्रांसफर बाद में नहीं होगा। गेमेटोजेनेसिस, गेमीट ट्रांसफर, सिनगेमी, जाइगोट, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन, ऑर्गेनोजेनेसिस। यहां पर सेल डिफरेंशिएशन जो है वो भी पहले नहीं होता है, पहले होती है क्लीवेज, फिर होता है बच्चों सेल डिफरेंशिएशन, लास्ट में होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स का बनना होता है बाद में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। देखिए मिल्क और फीटस दोनों का जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज होना, ये होता है बच्चों अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। यहां पर कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन्ड है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है वो होता है बच्चों अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है कि मैम मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए तो कहीं भी नहीं दिया होगा। देखिए बच्चों यहां पर रिलैक्सन आंसर नहीं हो सकता है, प्रोलैक्टिन नहीं हो सकता है, ओस्ट्रोजन भी नहीं हो सकता है। प्रोलैक्टिन में कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको पता है प्रोलैक्टिन कभी भी मिल्क को इजेक्ट नहीं करवाता है। इसका क्या काम है, प्रोलैक्टिन इज इन्वॉल्व्ड इन मिल्क सिक्रीशन, मिल्क बनवाना इसका काम है, लेकिन मिल्क को रिलीज करवाना किसका काम है बच्चों, मिल्क को रिलीज करवाना जो है उसमें आता है इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infant because it contains, हाँ जी बच्चों कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA। ठीक है, इसकी वजह से। The difference between spermiogenesis and spermiation is, ध्यान से पढ़िए। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है मैम स्पर्मेटोजोआ का बनना फ्रॉम स्पर्मेटिड। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है जो अपने स्पर्मेटिड्स होते हैं, जो नॉन मोटाइल होते हैं, उनका एक मोटाइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, स्पर्मेशन क्या होता है बच्चों, स्पर्मेशन का मतलब होता है मैम जो अपने स्पर्मेटोजोआ हैं वो सर्टोली सेल में से अपना हेड बाहर करते हैं और वो फाइनली कहां पहुंच जाते हैं बच्चों, वो पहुंच जाते हैं इन द ल्यूमेन और कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है बच्चों। देखिए ध्यान से, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज इनटू द कैविटी ऑफ, ये नहीं तो गलत है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, ठीक है, वाइल स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, नहीं बच्चों ये भी गलत है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, ये भी बिल्कुल गलत है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल, बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आपको कॉलम ए से कॉलम बी के साथ। मेंस्ट्रुएशन का क्या मतलब है बच्चों, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, तो यहां पर 3 का 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। पॉलीफ्रेटिव फेज को क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीफ्रेटिव फेज का नाम होता है मैम फॉलिकुलर फेज। ठीक है, अब फर्स्ट का यहां है 2, सो ये हमें एक ही ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है। सिक्रीटरी फेज को हम लोग बोलते हैं लूटियल फेज, तो 2 का यहां बन जाएगा 3, सो यहां पर आंसर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा अपना ए,
क्योंकि हमें पता है मेंस्ट्रुएशन होता का मतलब होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेक हो जाना। सिक्रीटरी फेज जो है उसको कहते हैं लुटियल फेज विद रिस्पेक्ट टू अपनी ओवरी। प्रोलिफरेटिव फेज इसका नाम होता है यूट्रस के अंदर, और फॉलिकुलर फेज हम लोग कहते हैं ओवरी के रिस्पेक्ट में। सो यहां पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चों, द एमनियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम, इसका आंसर तो है बच्चों एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, बट नेक्स्ट ईयर नीट के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, बिकॉज अब ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि कौन सी जो लेयर है वो कहां से ओरिजिनेट हुई है। अब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आने के बहुत 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 कम चांसेस हैं, ठीक है। सो आप एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़िए, इसको चाहे आप छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, एग्जैक्टली एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिए हुए हैं बच्चों कौन कौन से हार्मोन्स हैं, एससीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन ए ही यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहां पर रिलैक्सिन दिया हुआ है, ऑक्सीटोसिन दिया हुआ है, ठीक है। प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन नहीं रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं होते। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्ट्रोजन्स यानी कि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, यही रिलीज होते हैं। अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, हाँ जी बच्चों, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ग्लैंड की बात कर रहा है। ग्लैंड मतलब जिसमें से हॉर्मोन्स निकले। कौन कौन सी ग्लैंड है बच्चों टेम्परेरी? टेम्परेरी ग्लैंड है बच्चों यहां पर पीनियल ग्लैंड जो है वो तो परमानेंट होती है। कॉर्पस कार्डियकम एंड कॉर्पस एलेंटम बच्चों ये हमारे अंदर नहीं होती, ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर होती है, यानी कि इंसेक्ट्स में ग्लैंड होती हैं ये। यहां पर आंसर जो दिख रहा है वो है कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम जो है वो क्या होती है बच्चों, वो होती है ह्यूमंस के अंदर एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये परमानेंट नहीं होती है। हमें पता है कि मैम जब एक से फॉर एग्जांपल ओव्यूलेशन हुआ है, ओव्यूलेशन होने के बाद मैम ग्राफिन फॉलिकल से जब सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकल जाता है तो वहां पर जो ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर बचता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। तो ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, कैपेसिटेशन अकर इन, देखिए कैपेसिटेशन आपको दे रखा है रेटिटेस्टिस, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस। ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं बच्चों ये हैं अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट। ये किसके पार्ट है? ये सारे के सारे पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। लेकिन बच्चों कैपेसिटेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो स्पर्म्स होते हैं उनको फिजिकली मैच्योर किया जाता है और स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हल्का फुल्का लूज करते हैं। सो ये जो स्टेप है बच्चों ये हमें देखने के लिए मिलता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, स्पेशली इन यूट्रस। दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ एनसीईआरटी। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। यहां पर आपको डक्ट्स दी गई हैं और आपको पूछा हुआ है कि करेक्ट पाथवे क्या होगा। सो रेटिटेस्टिस, फिर इफ्रेंट डक्ट्यूल। इफ्रेंट डक्ट्यूल किसका नाम है बच्चों? इफ्रेंट डक्ट्यूल जो है वही अपना होता है वासा इफ्रेंशिया। सो रेटिटेस्टिस के बाद स्पर्म्स जाते हैं वासा इफ्रेंशिया के अंदर यानी कि इफ्रेंट डक्ट्यूल के अंदर, फिर जाते हैं वो एपिडिडाइमिस के अंदर जो प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस के ऊपर बच्चों, और फिर है बच्चों फाइनली स्पर्म्स एंटर करते हैं अपने वास डिफरेंस के अंदर। सो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, रेटिटेस्टिस एपिडिडाइमिस, नहीं ये गलत है क्योंकि यहां पर इफ्रेंट डक्ट्यूल जो है वो बाद में दिया हुआ है। रेटिटेस्टिस से सीधा वास डिफरेंस कभी नहीं जाते हैं, वास डिफरेंस में सबसे लास्ट में पहुंचते हैं। इफ्रेंट डक्ट्यूल फिर रेटिटेस्टिस, ये यहां पर गलत है, पहले रेटिटेस्टिस फिर इफ्रेंट डक्ट्यूल फिर बच्चों एपिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है वो है अपनी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। LH एंड FSH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी, ठीक बात है क्योंकि दोनों का सर्ज होता है, दोनों का जो मैक्सिमम लेवल होता है वो ओव्यूलेशन के टाइम पर होता है। LH एंड FSH डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ये जो है बच्चों गलत लग रहा है क्योंकि हमें पता है कि मैम फॉलिकुलर फेज के टाइम पर तो हमें फॉलिकल्स को जो है स्टिमुलेट करना है और स्टिमुलेट करने के लिए हमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल है बच्चों उसको इंक्रीज करना पड़ता है। तो ये डिक्रीज नहीं होगा, यहां पर होना चाहिए इंक्रीज, और आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। LH ट्रिगर्स सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स फ्रॉम द लेडिक सेल्स।
LH जो है वो किस पे एक्ट करता है बच्चों, लेडिक सेल्स के ऊपर, वहां से निकलते हैं एंड्रोजन्स, तो ये भी ठीक है। FSH स्टिमुलेट्स द सर्टोली सेल्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी सारे के सारे ऑप्शन जो है बच्चों करेक्ट है। यहां पर जो रॉन्ग हो गया है वो ये हो गया है, बिकॉज यहां पर फॉलिकुलर फेज में जो होता है FSH और LH का लेवल इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनिबिन, ये फिर से आउट ऑफ एनसीईआरटी है बच्चों, जिसके चांसेस अब नेक्स्ट ईयर बहुत ही कम है। 2026 में जो नीट का एग्जाम होने वाला है वहां पर चांसेस बिल्कुल जीरो है कि आपको आएगा। देखिए जो इनिबिन है बच्चों बेसिकली क्या होता है, जो हमारी ग्रैनुलोसा सेल्स हैं जिनसे मिलकर बच्चों यहां पर बहुत सारे फॉलिकल्स बने हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, उनकी जो सेल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। बेसिकली ये ग्रैनुलोसा सेल्स जो है बच्चों यही जो है अपनी इनिबिन को रिलीज करती हैं और ये जाकर एक्ट करती हैं बच्चों, ये नेगेटिव रेगुलेशन करती हैं FSH का, है ना। हमें पता है ये जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये एक्ट करता है किनके ऊपर, ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर, टू फॉर्म फॉलिकल्स, टू स्टिमुलेट फॉलिकल्स। और यहां पर क्या होता था बच्चों, जो फॉलिकल स्टिमुलेट होती थी इन जनरल यहां से मैम एस्ट्रोजन निकलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब नेगेटिव फीडबैक देना होता है बच्चों तो ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं वो इनिबिन रिलीज करती हैं और वो फाइनली जाकर स्टॉप करती हैं प्रोडक्शन ऑफ FSH, ठीक है। सो यहां पर ये नेगेटिव रेगुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। सो इनिबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH, तो पहला ऑप्शन ही यहां पर जो है करेक्ट है। Changes in GnRH pulse frequency in females is controlled by circulating level of, देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है कि जो GnRH होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है और वो स्टिमुलेट करता है FSH और LH का सिक्रीशन। FSH जो है वो जाकर एक्ट करता है बच्चों सर्टोली सेल्स के ऊपर। वी हैव टू टॉक अबाउट फीमेल, ओके लेट्स टॉक अबाउट फीमेल। FSH जो है बच्चों अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स के केस में वो किस पर एक्ट करेगा, फीमेल्स के केस में मैम वो एक्ट करता है अपना ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर, फॉलिकल्स के ऊपर, है ना, और यहां से निकलता है बहुत सारा एस्ट्रोजन। इसी तरीके से अगर LH की बात करते हैं बच्चों, LH जो है वो जाकर किस पे एक्ट करेगा मैम, ये जाकर एक्ट करता है अपना ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर और फाइनली ये बनाता है मैम कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम से जो है वो निकलता है अपना प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, एस्ट्रोजन जो है वो थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये होता है बच्चों जब बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक करते हैं, किसको, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं GnRH को, क्योंकि से फॉर एग्जाम्पल बच्चों एस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है फॉलिकल से और प्रोजेस्टेरोन जो है वो बहुत ज्यादा, प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई है से फॉर एग्जाम्पल, है ना। आपको क्या चाहिए, आपको यहां पर ज्यादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होने की वजह से आप नहीं चाहते हैं कि दूसरा जो ओव्यूलेशन है वो स्टिमुलेट हो, इसलिए यहां पर GnRH को जो है वो नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है कि और ज्यादा रिलीज ना हो, ताकि FSH और LH ज्यादा रिलीज ना हो, ताकि और न्यू फॉलिकल जो है वो स्टिमुलेट ना हो। सो बेसिकली GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों वो कंट्रोल होती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल से, ठीक है, वो नेगेटिव फीडबैक देती है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, हाँ जी ये भी हमने एनसीईआरटी में और टेक्स्ट में सब पढ़ा हुआ है, हमने थ्योरी में भी सब कंप्लीट किया हुआ है। ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है बच्चों वो हमें कब देखने के लिए मिलता है, ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो हमें तब देखने के लिए मिलता है जब जो अपना ओवम है यानी कि सेकेंडरी oocyte है और जो स्पर्म्स हैं वो एक साथ दोनों साइमल्टेनियसली वो पहुंचते हैं कहां पर बच्चों, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन के ऊपर। सो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, the ovum and sperms are transported simultaneously to ampullary isthmic junction of fallopian tube. So this is correct answer बच्चों। The ovum and sperms are transported simultaneously to ampullary isthmic junction of cervix. No, इसका कोई junction नहीं होता है ऐसा। The sperms are transported into cervix within 48 hours of release of ovum in uterus. No. The sperms are transported into vagina just after the release of ovum in fallopian tube. So बच्चों ये सारे के सारे ऑप्शंस जो गलत हैं, प्रेगनेंसी तभी हमें देखने के लिए मिलेगी, फर्टिलाइजेशन हमें तभी देखने के लिए मिलेगा जब सेकेंडरी oocyte और स्पर्म जो है वो एक साथ साइमल्टेनियसली जो है
वो पहुंचते हैं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन के ऊपर। इसी को हम लोग बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो बच्चों, विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर कंप्लीटली। अब मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ।